हेयर फॉल को लोग जो है वीकनेस, स्ट्रेस या नजर लग गई है से रिलेट कर रहे होते हैं। हेयर फॉल के बहुत सारे कॉजेज है। 30-40 के आसपास बाल कम होने लग जाते हैं मर्दों के, वो गंजे हो जाते हैं, या कुछ खवातीन में भी उनकी जो सेंट्रल पार्टीशन चौड़ी हो जाती है। रेनी सीजन है, इसका हेयर फॉल से क्या लिंक है? ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज्यादा हो रहा होता है और आपका जो स्कैल्प है उसमें डैंड्रफ हो रही होती है। फंगल इन्फेक्शंस है, हर्पीज है, इस पे लोग अक्सर खामोश रहते हैं। जो चीज जाहिर नजर आ रही है ना एस्थेटिकली फेस पे, उसको लोग जल्दी प्रेजेंट करते हैं। फैमिली में सबके डार्क सर्कल्स हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन स्क्रीन टाइम, रात लेट तक जागना, टीनेजर्स जब एक्नी से गुजरते हैं तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर हो जाता है। एग्रेवेट हो सकता है, बट इट कैन नॉट सोली कॉज एक्नी। तो अंडरलाइन जो कॉज है, एक बहुत कॉमन चीज है, इस मंथ शादी है, अगले महीने शादी है, जब भी ट्रीटमेंट्स लेते हैं एग्जैक्ट 3 माह बाद शादी है और कील इतनी एक्नी होती है, नोडुलर सिस्टिक एक्नी। बहुत सीवियर एक्नी में ना हम एक ऐसी दवाई देते हैं, कॉशंस है, तरीके हैं। नेक्स्ट मैम हम हेयर को डिस्कस करेंगे। हेयर प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी, हेयर फॉल को लोग जो है वीकनेस, स्ट्रेस या नज़र लग गई है, नज़र की वजह से बाल उतर रहे हैं, इसके बारे में, इससे रिलेट कर रहे होते हैं। इसके बारे में क्या ट्रुथ है और क्या इसके अंदर झूठ है? ये नहीं समझना चाहिए। आपको किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। हेयर फॉल के बहुत सारे कॉजेज हैं। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो मर्दों में बाल गिर रहे होते हैं, खानदानी तौर पे अक्सर 30-40 के आसपास बाल कम होने लग जाते हैं मर्दों के, वो गंजे हो जाते हैं, या कुछ खवातीन में भी उनकी जो सेंट्रल पार्टीशन, जो दरमियान वाली मांग होती है, वो बहुत चौड़ी हो जाती है। तो इसमें अंडरलाइन कोई डिसऑर्डर होता है, हार्मोनल प्रॉब्लम होता है, या वैसे ही टेंशन से, स्ट्रेस से, आयरन की कमी से, विटामिन डी की कमी से। तो बहुत सारे कॉजेज हैं। तो अगर आप प्रॉपर किसी को विजिट करें और वो आपको टेस्ट कराए, आपको प्रॉपर देखे, आपका एग्जामिन करे, मुआयना करें, तो उसे पता चले कि ये तशखीस क्या है, डायग्नोसिस क्या है, फिर इसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना चाहिए। बजाय कि आप घर बैठ के सोचें प्याज का पानी लगा लें और जी दम करा लें, तो मतलब बेहतर है कि किस्म के आप जड़ी बूटियों के तेल बना के लगवा लें। ठीक है, तेल लगा सकते हैं, आपके नरिश करते हैं आपके स्कैल्प को, लेकिन जो बीमारी है उसको अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है आपको। उसको ट्रीट करने के लिए तो आपको डॉक्टर को विजिट करना पड़ेगा। मैम ये बताइएगा कि अभी जो जैसे मानसून का सीजन है, रेनी सीजन है, इसका हेयर फॉल से क्या लिंक है? क्या इसमें इस सीजन के अंदर पर्टिकुलरली हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है? हाँ, इसमें हो जाता है, इसी की ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और आपका जो स्कैल्प है उसमें डैंड्रफ हो रही होती है। तो इन कॉजेज की वजह से हो सकते हैं। जब आप बालों पे स्ट्रेस, ट्रैक्शन होती है, आप कंघी करें, ब्रश करें, तो ट्रैक्शन की वजह से भी हो रहा होता है। लेकिन ज़्यादातर ये है कि जैसे बहुत ऑयलिंग करने से, बहुत केमिकल्स, केराटिन ट्रीटमेंट्स कराने से, बहुत हेयर डाई यूज़ करने से, इनसे भी बाल डैमेज होते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, डाइटरी फैक्टर्स, प्रोसीजर की वजह से, बीमारी कोई अंडरलाइन। ठीक है मैम, एस्थेटिक रीजंस की वजह से तो बहुत सारे लोग बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं। जो मेडिकल रीजंस हैं, जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं स्किन की, जैसे हमारे पास फंगल इन्फेक्शंस हैं, हर्पीज़ है, इस पे लोग अक्सर खामोश रहते हैं। जो चीज़ देखते हैं लोग, द फेस, उसके ऊपर अगर कोई इशू है, हाइपर पिगमेंटेशन है, तो उसको वो फ़ौरन ट्रीट करवा लेंगे। जो मेडिकल रीजंस हैं, मेडिकल कॉजेज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम उनको सप्रेस कर देते हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में जो चीज़ जाहिर नज़र आ रही है ना एस्थेटिकली फेस पे, उसको लोग जल्दी प्रेजेंट करते हैं कि मतलब ये जेन्युइन है। तो बाकी बॉडी पार्ट्स में उनका ख्याल है कि ये तो खुद ही ठीक हो जाएगा और उसमें कोई अपनी मर्जी से कोई क्रीम लगा ली है, हालांकि वो गलत लगा रहे होते हैं। स्टेरॉइड लगा लेते हैं अक्सर फंगल इन्फेक्शन तो, और वक्ती तौर पे तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट तब जाता है, लेकिन बाद में वो एग्रेवेट हो जाता है। तो इसलिए, और खास तौर पे कुछ ऐसी बॉडी साइट्स होती हैं टांगों के दरमियान, चेस्ट के नीचे, तो वो या वज़न किसी का ज़्यादा है, कि डायबिटीज़ है, किसी को शुगर है, तो वो समझते हैं कि मतलब जगह ऐसी है तो हमें नहीं प्रेजेंट करना चाहिए, ये खुद ही ठीक हो जाएगा, हम सरसों का तेल लगा लेंगे, टोटके करते रहते हैं। तो ये है, लेट प्रेजेंट करते हैं। तो लेट प्रेजेंट करने से वो रेजिस्टेंट हो जाता है कि स्टेरॉइड लगा के और ही हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो बेहतर है कि जल्दी विजिट करें और एज अर्ली एज पॉसिबल उसका ट्रीटमेंट कराएं। ठीक है मैम, ये बताइएगा कि आप पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल्स जो हैं, इसको हम स्क्रीन टाइम के साथ लिंक कर सकते हैं किसी के? क्या स्क्रीन टाइम बहुत मेजर कॉज है आजकल की जनरेशन में डार्क सर्कल्स की? हाँ, खास तौर पे डार्क सर्कल्स जो है, एक तो जेनेटिक कॉज हो सकता है कि आपकी फैमिली में सबके डार्क सर्कल्स हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन स्क्रीन टाइम, रात लेट तक जागना, दिन में सोना, क्योंकि हार्मोनल प्रॉब्लम है ना, अल्लाह ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि 6 AM 8 AM सुबह 8 बजे कोर्टिसोल जो है ना वो
हाई होता है, बाद में शाम में डिक्लाइन। जब आप उल्टा नेचर से के अगेंस्ट चलते हैं तो हार्मोनल चीज़ें भी डिस्टर्ब होती हैं। तो स्क्रीन टाइम से और रात को प्रॉपर स्लीप ना लेना और डाइट्री जंक ज़्यादा खाना, हर वक्त फूड पांडा ये वो ऑर्डर करना, और आप प्रॉपर हेल्दी फ्रूट्स वेजिटेबल्स ना खाएं, न्यूट्रिशियस डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इन चीज़ों से इफेक्ट आता है। जो लोग डार्क स्किन से अपनी उन डार्क स्किन उन्होंने एम्ब्रेस की है एंड दे आर हैप्पी विद इट, स्टिल दे फेस चैलेंजेस उनको सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटल नॉर्म हमारा नहीं है कि हम एम्ब्रेस करें व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन को। उन्होंने एम्ब्रेस किया अगेंस्ट द सोसाइटी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? बिकॉज हमारे यहाँ प्रेवलेंस बहुत इस चीज़ की है कि फेयर कॉम्प्लेक्शन को यू कैन से प्रेफर किया जाता है, इट्स लाइक मोर। तो इनफैक्ट पहले से अब कम हो गया है। अब ओवरऑल लोग देखते हैं हाइट कैसी है, पोस्चर कैसा है, बैठने का स्टाइल कैसा है, कॉन्फिडेंस है नहीं है, स्मार्ट है, ठीक है। हाली गोरा रंग इतना नहीं मैटर करता, पीछे रह गया है। लेकिन अगर स्किन की क्वालिटी अच्छी है, आप स्मार्ट हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके शोल्डर स्ट्रेट है, आप कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, बातचीत में कैसे हैं, पढ़ाई में कैसे हैं, आपकी जॉब कैसी है, तो ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। अब ये आई थिंक जिन्होंने एम्ब्रेस किया है और सही किया है। नाउ इट्स 2025, तो अभी भी हमें उस स्टिग्मा से बाहर निकलना चाहिए, फेयरनेस के। अब काफ़ी निकले हुए लोग। बिल्कुल मैम। टीनेजर्स जब एक्नी से गुजरते हैं तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि एकदम बेबी स्किन से वो टीनेज लाइफ में आते हैं और स्किन टोटल एक्नी, हार्मोनल एक्नी जो है उससे गुजरते हैं। तो उन पेरेंट्स को किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं वो पेरेंट्स, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे वो अपने बच्चों को किस तरह से इस फेज़ के अंदर इमोशनली या बाय ट्रीटमेंट प्रॉपर केयर उसको किस तरह से लेके नेविगेट कैसे कर सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैंने खुद देखा है पेशेंट्स आके कहेंगे उनकी मदर्स कि ये सही तरह चेहरा नहीं धोती ना तो इसलिए इसको एक्नी हो गई है, ये जो है ना बाल बिखराए रखती है इसलिए इसको एक्नी हो गई है, और ये जंक, ठीक है ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। जंक ज़्यादा खाएंगे, ऑयल ज़्यादा, मतलब ऑयल फैटी मील से, शुगरी प्रोडक्ट से, बेकरी प्रोडक्ट से होता तो है, एग्रेवेट हो सकता है, बट इट कैन नॉट सोली कॉज एक्नी। हाल यही नहीं कि यही वजह है कि यही एक्नी कर रही है। तो अंडरलाइन जो कॉज है कि क्या उसे कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है, ये वैसे हार्मोनल मतलब पुबर्टी है। हाँ जी, हाँ, एज के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, स्ट्रेस की वजह से हो रही है। और फिर पेशेंट्स अक्सर कहते हैं उनके मदर्स के नहीं अभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये तो जवानी के दाने हैं, ये खुद ही ठीक हो जाएंगे, और बाद में फिर उल्टा स्कारिंग हो जाती है। तो पेशेंट्स के पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनको सपोर्ट करें, उनको एज अर्ली एज पॉसिबल किसी भी जल्द वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेके जाएं और प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट कराएं। इसके लिए केमिकल पील्स भी हैं, लगाने वाली दवाई भी है, खाने वाली भी है, डिपेंड करता है किस किस्म की एक्नी है। सो जो प्यूबर्टी में एक्नी हो जाती है हार्मोनल, सो उसको एज इन उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसका भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एग्जैक्टली, वरना वही बात है कि बाद में खड्डे, स्कारिंग, पिगमेंटेशन। मैम एक बहुत कॉमन चीज़ है कि लोग सिर्फ शादी है, इस मंथ शादी है, अगले महीने शादी है, जिस साल शादी है जब भी ट्रीटमेंट्स लेते हैं, ऑल द वो पिछले 6 साल से उनकी स्किन केयर में कोई प्रोडक्ट्स ना हो, उनकी कोई प्रॉपर एक स्पेसिफिक रूटीन ना हो, सनब्लॉक नहीं यूज़ करे, एंड देन दे विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैजिकली उनके इवेंट से पहले वो प्रॉपरली उनकी स्किन क्लियर हो जाए। तो ये अप्रोच ठीक है कि आप 6-7 इयर्स स्किन केयर को, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। और हमारे पास तो आते हैं ना ये पेशेंट्स कि एग्जैक्ट 3 माह बाद शादी है और कील इतनी एक्नी होती है, नोडुलर सिस्टिक एक्नी, उसके लिए कम से कम हमें 6 से साल का टाइम चाहिए होता है। कुछ बहुत सीवियर एक्नी में ना हम एक ऐसी दवाई देते हैं जो कि मतलब बाद में जब पेशेंट ले रहा होता है मरीज, तो उसमें उसको खाते वक्त हमल नहीं होना चाहिए, उसकी कुछ मतलब प्रिकॉशंस हैं, तरीके हैं, और शादी से पहले 1 माह पहले हम वो बंद करते हैं वो दवाई। तो वो अब 3 माह बाद शादी है और इतनी सीवियर एक्नी है वो सही कर दे। मतलब आप पहले कहाँ थे, आपको 2 माह पहले याद आया। इसी तरह छाइयाँ हैं, खड्डे हैं, स्कार्स हैं, 3 माह बाद शादी है, तो स्कार्स जादू से तो नहीं ठीक होते, मल्टीपल सेशंस ऑफ लेजर्स चाहिए उसके लिए। तो ये है अप्रोच है जो आजकल पढ़े लिखे लोग या थोड़े ज़्यादा जिनको अवेयरनेस है वो बेहतर हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक क्लास है जो इस तरह आते हैं और फटाफट कहेंगे शादी है जल्दी से विजिट कर। बिल्कुल, कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो ऑल थ्रू द इयर्स टाइम लेता है, तो आप मैजिकली कहें कि ओवरनाइट एक ट्रीटमेंट आपको ठीक कर दे तो इट्स नॉट गोइंग टू। कम से कम साल का टारगेट तो रखें ना शादी से पहले, अगर आपको फिर भी अगर टारगेट शादी है। हालांकि मैं पेशेंट को समझाती हूँ कि शादी शुड नॉट बी द टारगेट, आपने बाद में भी आप एज अ पर्सन, हाँ एज अ पर्सन ग्रूम करें, अपने आप को बेहतर करें। ये हम समझाते हैं पेशेंट को, क्योंकि काउंसलिंग इज द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ना।
खाली दवाई नहीं लिखनी होती, उनको समझाना, उनको एजुकेट करना भी एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है।